हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। भगवान आप सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे। जैसा कि आप लोगों को पहले जानकारी है ही कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स का जो भी पार्ट होगा वो डिस्कस करूँगा। तो हमने इस मामले में अभी तक कोई जल्दबाजी नहीं की है कि हम बहुत जल्दी ऑनलाइन आके आप लोगों के सामने इस तरीके से रखें। पूरा ईमानदारी के साथ हम लोगों ने अभी तक देखा है किस प्रकार क्या करना है क्या नहीं। तो जो भी मैटर हम आप लोगों के साथ रखेंगे वो इस प्रकार से रखेंगे कि आपको कहीं वापस आवश्यकता ना पड़े इस चीज़ की, कि बार बार इस चीज़ को देखना पड़े। जो भी मेंबर हैं इस जुड़ेंगे, जो भी फैकल्टी वाले, तो एक से बढ़िया एक सब लोग हैं। सब आप लोगों के साथ इस प्रकार से डिस्कस करेंगे बेस से कि आप लोगों को हाई से हाई लेवल तक लेके जाए। तो मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स का जो भी पार्ट होगा वो डिस्कस करूँगा। मैं अभी आप लोगों को जो भी पॉइंट बताना है वो बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग इसके साथ कर रहे होंगे। और इसमें एक सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि हम फिजिक्स के सारे टॉपिक जो भी होंगे वो कवर करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए। ऑफलाइन में ये होता है कि किसी एग्जाम में कोई 4 या 5 टॉपिक होते हैं, सब पूरी फिजिक्स नहीं होती, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है कि बीच से टॉपिक को उठाना पड़ता है, वहीं से उस चीज़ को कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ हम सारे पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे। अब आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये रहेगी कि आप लोग कंटिन्यू देखिए। ऐसा नहीं कि तीसरा वीडियो जाके आप लोगों ने जाके स्टार्ट कर दिया, पहला दूसरा छोड़ दिया, तो इस तरीके से नहीं। पहले पॉइंट से लगिए, लास्ट तक धीरे धीरे जो भी चीज़ें हैं वो सारी कनेक्ट करते चलिए साथ के साथ। अगर आप लोगों ने पहला नहीं देखा तो दूसरे में दिक्कत आएगी, ये कन्फर्म है। तो आप लोग स्टार्ट से स्टार्ट कीजिए और साथ के साथ अपने हाथ से नोट्स बनाते जाइए। ऐसा नहीं कि जो आप लोग इसी पे डिपेंड रहते चले जाएंगे। एक काम जो एक्स्ट्रा आपको करना है, थ्योरेटिकली रूप से थ्योरी जो भी करवानी है मैं पूरी की पूरी आप लोगों को कवर करवाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। पता है आप लोगों को, बिना प्रैक्टिस के फिजिक्स और मैथ्स में कुछ नहीं होता। फिजिक्स का जो भी पार्ट हम करेंगे, यहाँ आपको डेफिनेशन याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि जो मैंने डेफिनेशन बता दी वो लाइन टू लाइन याद रखनी है, वो जरूरी नहीं है। लेकिन जो भी वर्ड लिखा गया है इसके ऊपर, उस वर्ड का मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उस मीनिंग के अकॉर्डिंग चलना है। परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है, परिभाषा कहीं नहीं पूछी जानी आपसे, लेकिन मीनिंग आपका क्लियर होना चाहिए उससे। चलिए मैं आप लोगों को पॉइंट बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट हम लोग कर रहे होंगे। तो पहला पार्ट जो भी होगा वो होगी इकाई और विमा। इकाई और विमाएं। उसके बाद यांत्रिकी, मैकेनिक्स का जो पार्ट होगा वो पार्ट करेंगे। तो इसमें 3-4 पॉइंट हमारे साथ ऐड हो जाएंगे, जैसे गति है उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, बल के बारे में यहाँ करेंगे, कार्य जो है, ऊर्जा और शक्ति का, इस प्रकार के जो पॉइंट हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे सारे के साथ। तो एक अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा ये। इसके बाद जैसे गुरुत्वाकर्षण है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रकाश है। इसके आगे जैसे ऊष्मा आ जाएगी। 6 नंबर पॉइंट की बात करें तो तरंग हो जाएगा, तरंग का पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट मैं आगे लिख रहा हूं, यहां से हम दरों का जो भी पार्ट होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स जो होगी वो हम कवर कर लेंगे। उसके बाद विद्युत धारा और चुंबक का जो पार्ट होगा वो एक साथ यहां आ जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, प्रकाश विद्युत प्रभाव वगैरह जो हैं वो इस पार्ट में शामिल हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ हम खोज, जैसे कौन से वैज्ञानिक ने कौन सी खोज की है, वो खोज और यंत्र। तो ये कोई ज़्यादा समझाने वाला पार्ट नहीं होगा, लेकिन हम करेंगे इसको। तो ये सारा आ जाएगा, लगभग सारे पॉइंट इसमें से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा एडिशनल अगर कोई पॉइंट और पिक करना होगा तो हम इसके साथ कनेक्ट करते जाएंगे। मेनली हर एग्जाम में यही सारे पार्ट कवर करने हैं हमें। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा और जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो कोशिश करेंगे ये यांत्रिकी से ही स्टार्ट करें, क्योंकि इकाई और विमा का जो पार्ट रहेगा
वो हमें बाद में समझेंगे, क्योंकि अलग अलग जो आएंगे पॉइंट, जैसे उनसे हमें डिस्कस होने के बाद इकाई और गुणा फॉर्मूला बेस वो चीज़ें रहेंगी। तो जब हम पूरी तरीके से परिचित हो जाएंगे तो बिल्कुल लास्ट में जाके हम कोशिश करेंगे इसको कहीं कर लेंगे, इसके आसपास कहीं। तो ये हमारा फिजिक्स का सिलेबस रहेगा, इन पॉइंटों को हम चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे फिजिक्स का जो भी पार्ट है। सिलेबस वगैरह की जो बातचीत है वो मैं पहले कर चुका हूँ, और वहीं से इस चीज़ को हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले टॉपिक के साथ। तो उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो मैं आज स्टार्ट करूँगा यांत्रिकी से। यांत्रिकी मैकेनिक्स का जो भी पार्ट होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। तो डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक या दो चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम टॉपिक पर आएंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि सदिश राशि और अदिश राशि, इन दोनों के बीच डिफरेंस हमें करना है। अदिश राशि और सदिश राशियां जो है उनके बीच, क्योंकि हर टॉपिक के बीच में सदिश राशि काम में आएंगे। तो मेनली हमें इस पे फोकस करना है, सदिश और अदिश में डिफरेंस आ जाएगा। देखो जैसे ही पूछा जाता है सदिश राशि क्या होगी, तो हमारा ये आंसर तो आता ही है भाई, ऐसी कोई भी राशि जिसमें दिशा हो और दिशा के साथ साथ संख्यात्मक मान भी हो, उस राशि का संख्यात्मक मान। और अदिश राशि में क्या हो जाएगा, दिशा नहीं होगी और केवल संख्यात्मक मान इसमें शामिल होगा। तो ये परिभाषा हमें बेसिक तौर पर देखने को मिलती है, लेकिन मैं इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करूंगा जिससे हमें कभी कंफ्यूजन ना हो। तो सदिश राशि में 3 पॉइंट हम याद रखेंगे। ऐसी राशियां जिनकी अपनी दिशा हो, उनका संख्यात्मक मान भी हो, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो, और उसके साथ साथ वो सदिश नियमों का पालन भी करें। सदिश नियमों का पालन भी करें। तो सदिश राशि की परिभाषा क्या हो जाएगी हमारी, हमें 3 पॉइंट अलग अलग क्लियर याद रखने हैं। एक तो ऐसी राशि जिसकी अपनी दिशा हो, दूसरा उसका अपना संख्यात्मक मान हो, और इन दोनों के साथ साथ वो सदिश नियमों का पालन भी करना चाहिए। अब बात आ जाएगी कि भाई सदिश नियम कौन कौन से होते हैं, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बता देता हूं। जैसे सदिश का योग नियम होता है, सदिश का योग नियम है। इसके अलावा सदिश का गुणन नियम है। ए क्रॉस बी, ए डॉट बी, ऐसे हम कुछ देखेंगे इस पूरे टॉपिक में जब आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें त्रिभुज नियम आता है और चतुर्भुज नियम आता है। ये मेनली इसमें ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे, योग नियम क्या है, गुणन नियम क्या है, त्रिभुज नियम क्या है, चतुर्भुज नियम क्या है। लेकिन यहाँ हम केवल सदिश की परिभाषा पढ़ रहे हैं, तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज़ें आप लोगों को समझा दी है। जैसे चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस पर मान लेते हैं कि ये है, जैसे 2 + 3 बराबर हम लोग क्या लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं। ये हमारा बीजगणितीय योग होता है डायरेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सदिश योग जैसे करेंगे तो हम 2i जैसे मैंने लिख लिया और 3j प्लस करेंगे, तो इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे 5i या 5j, इसको इसी फॉर्म में लिख रहे होते हैं। तो इसको ये योग नियम के रूप में आ जाएगा। इसी प्रकार इनका गुणा करेंगे तो ए डॉट बी, ए क्रॉस बी वगैरह भी आ जाएगा, अन्य सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन वो चीज़ हम जब पूरी तरीके से टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तब पढ़ेंगे। हम यहाँ जो जितनी चीज़ें यांत्रिकी में हमारे काम आ रही होंगी, मैं केवल उसी चीज़ को पार्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। तो सदिश राशि, दिशा, संख्यात्मक मान और सदिश नियमों का पालन होना चाहिए, और ये कुछ सदिश नियम हमारे पास रहेंगे। इसके अलावा एक और पार्ट हमें यहाँ देखना है कि एकांक सदिश क्या होता है। एकांक सदिश
तो एकांक सदिश जो होता है तो उसको ऐसे लिखा जाता है ए कैप के द्वारा, और इसका जो मान होता है वो होता है ए वेक्टर बटा मोड ए, ये इसका मान होता है। लेकिन अभी हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे ना, इसका कोई एप्लीकेशन वगैरह देखेंगे, यहाँ केवल इस चीज़ पर देखेंगे। ये ए कैप होता है एकांक सदिश, तो इसका परिणाम जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो ये जो ए कैप है ये सदिश की दिशा को प्रदर्शित कर रहा होता है। इकाई सदिश जो होता है वो सदिश की दिशा बता रहा होता है। तो हमारे लिए ये काम आएगा सिर्फ इतना सा एक बार कि एक ए कैप जो होगा वो सदिश की दिशा को प्रदर्शित कर रहा होगा। इसका परिणाम जो होता है वो कितना होता है, मापांक जो उसका आएगा वो 1 आएगा। तो ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा, केवल किसी सदिश की किसको प्रदर्शित कर देगा, दिशा को प्रदर्शित कर देगा। तो यहाँ तक नॉर्मल सा हमने वेक्टर का पार्ट देखा है। वेक्टर टॉपिक हम लास्ट में जाके करेंगे, बाद में जाके। तो एक सदिश राशि क्या होगी, 3 अलग अलग पॉइंट, दिशा, संख्यात्मक मान और सदिश नियमों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा एकांक सदिश हमने देखा है, तो एकांक सदिश क्या होगा, एकांक सदिश किसी भी सदिश की केवल दिशा को प्रदर्शित कर रहा होता है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जहाँ से हमें स्टार्टिंग करना है। ये कुछ एक चीज़ें हैं जो बीच बीच में हमारे बेसिक में काम आती चली जाएंगी। चलिए यांत्रिकी, यहां से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट गति का, मोशन। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए भाई गति क्या होती है। तो गति की परिभाषा मैं लिख रहा हूं, किसी भी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन आएगा, किसी भी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन है होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे। देखो वस्तु कोई दिक्कत नहीं, परिवर्तन बाकी सब चीजें हमें पता है, इस पॉइंट पर हमें फोकस करना है, स्थिति। भाई स्थिति क्या होता है तो गति हमें समझ में आ जाएगा। अब देखें, ये हम मान लेते हैं नॉर्मल हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सारी चीजें आ जाएगी। ये एक्स, ये वाई डैश इसको लिख लें, ये वाई और ये आ जाएगा एक्स। तो सबको पता है हमें ये प्लस एक्स होता है, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई के रूप में। अब देखें, हम जब दिशा को प्रदर्शित कर रहे होंगे तब भी हम इसी फॉर्म में प्रदर्शित कर रहे होंगे, ऊपर की तरफ प्लस, आगे की तरफ प्लस, पीछे की तरफ माइनस, नीचे की तरफ भी माइनस, ये हम दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब मान लेते हैं यहाँ कोई भी पॉइंट है और इस पॉइंट को मैंने लिख लिया 2,3, ये मैंने कोई भी अपनी मर्जी से मान लिया, ऐसे ही कुछ भी। तो ये 2,3 जो है इस पॉइंट की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा होता है। जैसे मान ले पोस्टमैन जो होता है हमारा, अगर मान लो कोई लेटर वगैरह आता था तो पोस्टमैन क्या करता था, उस पर जो एड्रेस लिखा होता था वहीं पे भेजता था। तो एड्रेस इसका एक प्रकार से ये एड्रेस है, ये जो पॉइंट है उसका एड्रेस है ये। तो ऐसा नहीं कि किसी नाम जो लिखा होता तो ऐसा तो नहीं होता था ना कि वो किसी दूसरे के घर पे भेज देता था। तो उसी प्रकार जो पॉइंट होंगे उनका ये एड्रेस होता है एक प्रकार से। तो यही जो स्थिति है इसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं। अब स्थिति में परिवर्तन से मतलब क्या है, मान लो ये कोई पॉइंट पी है, पहले यहाँ था, और अगर ये पॉइंट आगे चल के कहीं यहाँ चला जाए दूसरे पोजीशन पर, और इस पॉइंट को अलग से हम कुछ भी मान लेंगे जैसे 4,5 है, तो पहले स्थिति इस पी की ये थी, इसके बाद स्थिति ये आ गई, तो स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट पी यहाँ क्या कर रहा होता है, गति कर रहा होता है। तो सिर्फ गति, किसी भी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन हो रही होगी उसको हम क्या बोल देंगे कि उसकी गति हो रही होगी, वो गति कर रहा होता है वो कण। अब देखें गति समझ में आ गया। अब देखेंगे हम लोग इसमें कुछ एक पॉइंट है, मैं एक साथ लिख रहा हूं, दूरी, फिर विस्थापन, वेग, चाल, त्वरण, संवेग, आवेग। पहले हम इन पॉइंट टू पॉइंट इन चीजों को समझेंगे भाई होता क्या है, उसके बाद हम गति, किस प्रकार कोई वस्तु सरल रेखीय गति कर रही है, किस प्रकार वृत्तीय गति कर रही है, उन सारी चीजों पर धीरे धीरे आएंगे। पहले इन चीजों को समझें और इनको बहुत आराम से समझना। हमें कहीं भी कोई दिक्कत हो तो वापस इस चीज को देखें, क्योंकि यहाँ अगर कंफ्यूजन कोई रह रहा होगा तो आगे पूरे टॉपिक में हमारे साथ ये दिक्कत होती चली जाएगी। मैं कंपैरिजन करके सब चीजें एक साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे इस चीज के साथ। दूरी और विस्थापन,
पहले हम इन दोनों पॉइंटों को समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखें दूरी क्या होगी, पहले मैं परिभाषा लिख लेता हूं। दूरी होगी किसी भी वस्तु के द्वारा तय किया गया कुल पथ जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। दूरी क्या हो जाएगी, किसी भी वस्तु के द्वारा तय किया गया कुल पथ दूरी कहलाएगी। हम एक बार लिख लेते हैं परिभाषा, उसके बाद धीरे धीरे इन चीजों को समझेंगे। विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, इसको हम बोलेंगे विस्थापन। एक बार इस चीज को देख लें, हम समझेंगे पूरी तरीके से, एक एक वर्ड को समझेंगे इसमें से क्या आ रहा होगा। इसके साथ मैं यहाँ एक चीज लिख लेता हूँ, हम अब जब भी आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे दूरी, ये नाम ना लिख के मैं इसकी जगह केवल लिखूंगा एक्स लिख दूंगा। इसका मतलब हमें समझना होगा आगे की जो भी क्लासें होंगी उसमें एक्स का मतलब क्या है, दूरी है। विस्थापन को हम प्रदर्शित कर लेंगे एस और उसके ऊपर वेक्टर का साइन। ये अभी हम समझेंगे कि विस्थापन एक सदिश राशि होगी, उसको वेक्टर के साथ साइन करेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो सदिश राशियां होंगी उनके लिए दिशा भी हमें चाहिएगी और उसके साथ उसका मान भी चाहिएगा, तो उसके ऊपर हमेशा वेक्टर हमें लगाना होगा। तो यही लिख लेते हैं, दूरी जो होगी वो क्या होगी, एक अदिश राशि होगी और विस्थापन जो होगा वो एक सदिश राशि होगी। ठीक है, मैं एक पॉइंट तो इसमें और लिख देता हूं कि दूरी जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। लेकिन विस्थापन जो होगा वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक कि ये 2 या 3 पॉइंट हम लोगों ने लिखे हैं, इसको लिखें और एक एक पॉइंट को हम समझते जाएंगे। अब कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं, एग्जाम्पल लेकर हम पूरी चीजों को समझेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, उसके साथ साथ इन चीजों को समझते हैं। देखें देखो, चलो मैंने मान लिया कि ये अपनी कोचिंग है, ये कोचिंग है। ठीक है, कोई व्यक्ति पहले यहां है, इस पोजीशन पर है, यहां से चलकर ये किसी स्थान ए पर जाता है। ये मान लेते हैं अपने किसी दोस्त का घर है, ए पोजीशन है, इस पर जाते हैं। तो यहां से चल के हम कहां जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। तो अभी मैंने यहाँ एक चीज़ समझाई थी, मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ इस चीज़ को, कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करेंगे दिशा को। आगे बढ़ रहे होंगे तो उसको प्लस में लिखेंगे, पीछे अगर आ रहे होंगे तो माइनस में लिखेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तब प्लस में लिखेंगे और नीचे की तरफ माइनस में लिखेंगे इस चीज़ को। ये डायरेक्शन शो है, हम किसी भी तरीके से डायरेक्शन को प्रदर्शित कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी है। और दिशा केवल प्रदर्शित करेंगे हम लोग, मान पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मैं चाहूंगा वो मैं दिशा प्रदर्शित कर सकता हूं प्लस या माइनस में। लेकिन हम जो स्टैंडर्ड है उसी को लेके चलेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें बार बार कौन कौन सा लेके चल रहे होंगे। लेकिन आप अगर इसको माइनस या इसको प्लस ले रहे हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वही हम लेके चलेंगे सारी की सारी चीजें। अब देखें मैं इस दूरी को भी मान लेता हूं कि ये जो दूरी है हमारी वो 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। तो ये व्यक्ति है यहां से ए तक जा रहा है, तो हम लिखेंगे एक्स ए का जो मान कितना है, एक्स ए का मतलब एक्स दूरी ए पोजीशन तक गया है तब उसकी दूरी का मान लिखेंगे। तो देखो यहां से ये चल के और ए पॉइंट तक पहुंचा, तो उसने कितनी दूरी तय की है, 10। तो यही क्या रहेगी हमारा तय टोटल पथ है, वही कितना है, 10 है। इसके साथ अगर हम विस्थापन का मान लिखे हैं, एस ए का वेक्टर लिखें कि इस ए पोजीशन के लिए विस्थापन का मान कितना होगा, तो ये प्रारंभिक पॉइंट है, ये अंतिम पॉइंट है, इन दोनों के बीच की सीधी दूरी यही है, तो ये कितनी आ जाएगी, 10। लेकिन इसके साथ हमें दिशा को प्रदर्शित करना है, तो मैं लिख देता हूं +10। अब शायद आप लोग अपने आप समझ गए होंगे +10 का मतलब क्या है, वो आगे चला है 10, -10 लिखा होता इसका मतलब वो पीछे की तरफ 10 चल रहा होता। अब देखें
ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा देखें, अब यही व्यक्ति इस ए पोजीशन से वापस आ रहा है कोचिंग तक, घर तक गया, घर से वापस आ रहा है, तो वही दोनों चीजें हम वापस देखेंगे। x का मान कितना होगा और s का मान कितना होगा। इस पॉइंट को मैं o ले लेता हूं, तो XO SO, ये दोनों मान हम वापस निकाल रहे होंगे। तो देखें टोटल उसने कितना पथ तय किया है वो देखें, तो 10 आगे गए हैं, तो जितनी दूरी गया था उतना ही क्या है वापस आया। तो यहाँ हम दोनों जोड़ लेंगे, 10 गया है और 10 आया, तो टोटल मान कितना हो जाएगा यहाँ हमारे पास 20 हो जाएगा। अब विस्थापन की बात करें तो जब वो आगे गया था तब कितना था 10, लेकिन कौन सा प्लस का 10। अब वो वापस आ रहा है, तो पहले अगर प्लस डायरेक्शन में गया था तो वो कौन से में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो पहले प्लस 10 था हमारे पास, वापस आया तो वो कितना हो गया माइनस का 10। तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल मान इसका कितना आ जाएगा 0 आ गया। तीसरा पॉइंट और देख ले चलो, फिर हम तीनों पॉइंटों को एक्सप्लेन कर लेंगे। मान लेते हैं ये व्यक्ति यहाँ नहीं रुका कोचिंग तक और पीछे तक चला गया, और पीछे गया है, तो ये पॉइंट मैं यहाँ इसकी पोजीशन दूसरी मान लेता हूँ, ये पोजीशन कौन सी है उसकी बी है। और यही सेम डाटा रख लेते हैं कि वो 10 किलोमीटर ही वापस जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। तो दूरी की बात करें तो दूरी तो पहले तो हमारे पास 20 है, पर वो 10 चल रहा है, तो पथ कितना तय कर रहा है, दिशा हमें ध्यान ही नहीं रखनी दूरी में। तो एक्स बी का जो यहाँ हमारे पास मान आएगा वो 20 पहले था हमारे पास, और प्लस 10 होके ये मान कितना आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। लेकिन सेम बात करें हम विस्थापन की, तो पहले हमारे पास कितना है 0 विस्थापन है, और हम पीछे की तरफ ही बढ़ रहे हैं, तो और कितना जा रहे हैं पीछे की तरफ 10 जा रहे हैं, लेकिन वो 10 कौन से लिखेंगे -10 के साथ। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। अब देखो हमने बात की थी पहला पॉइंट जो लिखा था वो ये लिखा था कि टोटल तय किया गया जो पथ होता है वो क्या होती है दूरी होगी। तो दूरी के लिए यहाँ से यहाँ तक इसी पथ पर गए हैं पहली पोजीशन में, और यही हमारा विस्थापन है और यही हमारा दूरी है। अगर डिफरेंस करना है तो मैं थोड़ा सा अलग करके समझ लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे जाता, मान लो कोई है वो इस प्रकार जाना पसंद करे, तो अगर इस प्रकार अगर जा रहा है तो दूरी जो होगी वो क्या होगी, ये होगी ये वाली, कि वो किस प्रकार गया है, ये जो तय किया गया पथ होगा वो दूरी होगी। लेकिन विस्थापन क्या रहेगा, प्रारंभिक पॉइंट और ये होगा अंतिम पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों के बीच की सीधी दूरी जो रहेगी, और न्यूनतम जो दूरी होती है वो सीधी दूरी यही रहेगी। साथ के साथ ये भी ध्यान रखना कि जो हमारा विस्थापन होगा, विस्थापन जो भी होगा, विस्थापन हमेशा रहेगा न्यूनतम दूरी रहेगी, न्यूनतम दूरी। और न्यूनतम दूरी दोनों पॉइंटों कुल सीधी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आएगी वही क्या रहेगी, न्यूनतम दूरी रहेगी। दूसरा पॉइंट देखें, हमने क्या लिखा, सदिश वाली चीज तो आई गई हमारे पास। तीसरा हम लोगों ने लिखा था कि दूरी हमेशा पॉजिटिव है, तो दूरी यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तीनों मान पॉजिटिव है। तो ये दूसरा पॉइंट भी हमारा प्रूफ हो गया कि दूरी हमेशा क्या है, पॉजिटिव रह रही है। तो दूरी हमेशा पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ हम लोगों ने लिखा था कि विस्थापन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो विस्थापन हमारा पॉजिटिव है, यहाँ 0 भी है, यहाँ नेगेटिव भी है, तो दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी। हम ये भी बोल सकते हैं कि दूरी 0 नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। केवल उसी कंडीशन में 0 हो सकती है जब वस्तु ने गति करना प्रारंभ नहीं किया। भाई जब गति करना प्रारंभ नहीं किया तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे इसमें, तो ये बोल सकते हैं कि दूरी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इन 3 पॉइंटों में मेरे हिसाब से शायद कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक कि दूरी और विस्थापन में डिफरेंस क्या है। मैं एक एग्जाम्पल और लेके कोशिश करता हूँ कि इसी प्रकार का सिंपल एग्जाम्पल लेके हम, ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, सबसे आसान जो पार्ट था वो मैंने एग्जाम्पल लिया है इसमें। अब थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल लेंगे, फिर अच्छा और लेके हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। चलिए दूसरा ले लेते हैं। वापस वही चीज़ ले रहा हूँ मैं। मान लेते हैं यहाँ हमारी कोचिंग है और इस कोचिंग से आगे वही सेम डाटा ले लेता हूँ, 10 किलोमीटर आगे ये है, और जो पहले मैंने ए पार्ट लिया था वो ए यहाँ है, और दूसरी पोजीशन हमने ली थी बी, वो बी पोजीशन इस बार यहाँ है। ये भी दूरी जो है 10 किलोमीटर है, ये भी दूरी जो है 10 किलोमीटर है। एक व्यक्ति पहला व्यक्ति पहली बार जा रहा है, वो यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से
ए तक जाएगा और वही व्यक्ति ए से बी तक जाएगा। तो हम दोनों अलग अलग स्थितियों में, ए स्थिति के लिए और बी के लिए, दोनों पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग दूरी और विस्थापन को कैलकुलेट कर रहे होंगे। देखो पहले एक्स ए निकालेंगे, एक्स बी भी निकालेंगे, एस ए और एस बी। अब इनका मीनिंग समझने अपने आप आ गया होगा कि इसका अर्थ क्या है। देखो पहले दूरी कैलकुलेट करेंगे तो कोचिंग से चलेगा तो ये कितनी दूरी तय की है 10 और ये भी कितनी दूरी तय की है 10, तो टोटल कितनी होगी ए पोजीशन के लिए 10 और 10 20। यही सेम कंडीशन देखें 10 और ये भी नीचे 10, प्लस माइनस इसमें हमें कुछ नहीं देखना, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है कुछ नहीं देखना, सिर्फ टोटल जितना पथ वो चल रहा है उसको क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो ये भी कितना हो गया 10 और 10 20 हो गया। अब बात आएगी विस्थापन की, इसको देखना है। ये 10 इस प्रकार गया, 10 इस प्रकार गया, तो जो प्रारंभिक पॉइंट है वो तो हमारा ये है और अंतिम पॉइंट है वो ये है। इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो ये सीधी दूरी होगी ये क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। पहला जो एग्जाम्पल था बिल्कुल सिंपल हम लोगों ने लिया था, लेकिन यहाँ तो चेंज हो रहा है। अब आप लोग जानते होंगे शायद पाइथागोरस पर में आती होगी, ये 10 है और ये 10 है, तो ये मान कितना आ जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे तब 10√2 हमारे पास आ जाएगा। तो मान कितना आ जाएगा, ये 10√2। अब देखें इसकी दिशा देख लेंगे। तो पहले जब हमने देखा था केवल आगे जा रहा था, अब वो आगे भी जा रहा है और ऊपर की तरफ भी जा रहा है, तो केवल प्लस या माइनस से हम यहाँ प्रदर्शित नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम नॉर्थ साउथ के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो इसको साउथ बोले, ये नॉर्थ बोले सॉरी, और ये साउथ पोजीशन हो जाएगी और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम ईस्ट बोल सकते हैं इसको। तो इसको अगर बोलना चाहें तो नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं। बाकी हमें ध्यान रखना है तो हम नॉर्थ ईस्ट ना लिखें, केवल ये प्रदर्शित कर दें कि वो इस प्रकार है, तब भी काम चल जाएगा हमारा। ये देखें तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, डाटा तो यही सेम आना है वापस 10√2 में, लेकिन दिशा उसकी ये है, इसकी दिशा कौन सी आ रही होगी, ये नीचे की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में हम इसको प्रदर्शित कर देंगे। और अगर केवल तीर एरो से हम प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं तो हम ये भी देख सकते हैं कि ये साउथ है और ये ईस्ट के रूप में इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, साउथ ईस्ट भी लिख सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जाम्पल में लिख लेता हूँ, ये नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, ये साउथ ईस्ट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब मैं दोनों पॉइंटों को ऐड कर रहा हूँ, दो चीज़ें यहाँ समझा रहा हूँ अलग से। अगर आप लोगों को समझ में आ गया कि दूरी और विस्थापन क्या है तो दोनों पॉइंटों को हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे। मैं पहले लिख रहा हूँ एक्स ए बराबर एक्स बी। क्या ये चीज़ सही है? देखें एक्स ए 20 और ये भी 20, तो दोनों की वैल्यू बराबर है, तो 20 बराबर 20, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दोनों जो दूरियां रहेंगी वो दूरियां क्या हो जाएंगी, हमारी बराबर हो जाएंगी। इसी प्रकार अगर मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूँ एस ए बराबर एस बी, क्या ये सही है या नहीं है? अगर वैल्यू की बात करें तो 10√2 ये है, 10√2 ये है, लेकिन विस्थापन मैंने बता दिया है कि एक सदिश राशि है, तो जब तक दोनों चीज़ें इसकी बराबर नहीं होंगी, दिशा और मान, तब तक ये दोनों राशियां बराबर नहीं होंगी। इस कंडीशन में हमारे पास 10√2 दोनों वैल्यू तो बराबर हैं, लेकिन दोनों की दिशा बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ हम नॉर्थ ईस्ट लिख रहे हैं, यहाँ साउथ ईस्ट लिख रहे हैं। तो ये हम जो चीज़ लिख रखी है हम लोगों ने वो हमारी क्या है, सही नहीं है। तो एस ए बराबर एस बी दोनों इक्वल एक दूसरे के नहीं है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल दे देगा और ऑप्शन जो लिखेगा उसमें लिख देगा कि दोनों स्थिति के लिए तय की गई दूरी का मान बराबर है, दोनों स्थिति के लिए तय किया गया विस्थापन बराबर है, दोनों में विस्थापन बराबर नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन डाल के पूछ लेगा बताओ कौन सा कथन सत्य है। तो जब ये चीज़ें हमारे पास बिल्कुल क्लियर होंगी तब हम एक एक पॉइंट को अलग अलग कर लेंगे, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। चलो एक पॉइंट हम एक लेवल और ऊपर उठा के हम एक अलग क्वेश्चन और इस पर करते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए, क्योंकि हमने अभी तक जो सरल रेखीय गति है केवल उसी के एग्जाम्पल उठाए। मैं एक एग्जाम्पल वर्तीय गति का ले लेता हूं और उसमें भी देखते हैं कि किस प्रकार है। देखो मैं ये मान लेता हूं ये घड़ी है और ये जो सुई इसमें है ये 7 मीटर सेंटीमीटर जो कुछ भी मानना है हम ले सकते हैं, केवल वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ होगी तो 12 बजेंगे, यहाँ होगा तो 3 और यहाँ होगा तो 9। मैं वापस 2 पोजीशन ले लेता हूँ, ये ए पोजीशन और ये बी पोजीशन, जब 9 और 1 के लिए। तो पहला पार्ट हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ
12 से 3 वाला, और दूसरा देखेंगे 12 से 9 वाले में। ए पोजीशन के लिए तो वही वापस चीज़ें, एक्स ए का मान कितना आएगा कि दूरी का मान ए पोजीशन के लिए कितना आएगा, बी के लिए कितना आएगा, फिर विस्थापन को हम देख रहे होंगे। देखें ये भी त्रिज्या है तो ये भी मान कितना होगा हमारे पास, 7 ही होगा। तो यहाँ देखिए पहले हम दूरी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दूरी का मान तो यही होगा, परिधि के ऊपर ही तो चल के आएगी, ये यही तो मान दूरी रहेगा। तो दूरी का जो मान होगा वो परिधि, तो पूरी परिधि 2πr होती है और ये केवल कितना भाग है इसका, 1/4 भाग है। तो यहाँ से अगर हम x a का मान लिखना चाहे तो वो मान कितना आ जाएगा, 2πr और इसका 1/4 भाग, 1/4 से मैंने गुणा कर लिया, तो ये दूरी का मान हमारे पास आ जाएगा। अब डाटा है, डाटा हम इसमें रख लेते हैं। बाई का मान 22/7, त्रिज्या हमें दे रखी है, इसमें कितनी है 7, और 1/4 से हम गुणा कर रहे हैं। तो देखो ये हो गया 2, 22/7, आर का मान 7 और 1/4 आ जाएगा। तो 7 से 7 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 इससे कटेगा तो 11 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तय की गई जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब देखें दूसरी पोजीशन के लिए हम दूरी और निकाल लेते हैं, पहले दूरी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर 9 तक हमें पहुँचना है तो 9 तक ये पार्ट और आ जाएगा, 9 तक पहुँचेंगे तो अगर पूरा पार्ट 4 भागों में डिवाइड है तो 3 भाग हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो ये मान कितना आ जाएगा, जो 2πr टोटल परिधि है हमारी वो तो है ही, लेकिन 3/4 भाग और इसमें शामिल हो जाएगा, तो 3/4 से गुणा कर लिया है। तो देखिए वही मान वापस 2 × 22/7 और ये आ जाएगा आर का मान 7 और 3/4, इसमें 3 से 1 एक्स्ट्रा गुणा हो रहा है तो ये 11 आ रहा है, तो वो मान कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। अगर नहीं तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसको काट लेना, तो ये मान कितना आ रहा होगा, 33 आ रहा होगा। अब यहाँ देखें अभी तक जो हमने एग्जाम्पल किए थे उसमें दूरी बराबर आ रही थी, लेकिन यहाँ दूरी भी हमारे पास क्या आ गई, अलग अलग आ गई है। मेरे हिसाब से दूरी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये परिधि का 1/4 भाग है और ये परिधि का 3/4 भाग है, तो दोनों मान अलग अलग आ जाएंगे। चलिए जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से वो देखते हैं। ए स्थिति के लिए विस्थापन का मान कितना होगा और बी स्थिति के लिए विस्थापन का मान कितना होगा। देखो अब विस्थापन क्लियर है परिभाषा से, प्रारंभिक और अंतिम पॉइंट के बीच की जो सीधी दूरी होगी वो क्या रहेगा, विस्थापन होगा। तो ये जो सीधी दूरी आएगी यहाँ से यहाँ तक, ये सीधी दूरी क्या होगा, विस्थापन होगा। तो वही सेम त्रिभुज बनेगा यहाँ, ये 7 तो ये कितना आ जाएगा, 7/√2, ये आ जाएगा 7/√2। मैं वापस दिशा वही लिख रहा हूँ उसी प्रकार साइन से, तो ये दिशा हमारे पास आ जाएगी। तो विस्थापन में दो ही चीज़ें होती हैं, वैल्यू और दिशा के साथ लिख रहे हैं, तो वैल्यू लिख ली और दिशा भी लिख ली हम लोगों ने। अब इस पॉइंट के लिए बात करें, तो इस पॉइंट के लिए बात करें तो ये भी 7 है, ये भी कितना होगा 7, क्योंकि त्रिज्या ही तो है वर्त के लिए ये, तो ये मान हमें कैलकुलेट करना है। तो ये मान ये 7 समकोण त्रिभुज बन रहा है, वापस मान कितना आएगा 7√2, ये आ जाएगा 7√2। लेकिन इस बार जो दिशा होगी वो किस प्रकार है हमारी, इस डायरेक्शन में है, तो ये आ जाएगा। अब देख लो 7√2 ये इसकी डायरेक्शन, ये 7√2 और ये इसकी डायरेक्शन, वही चीज़ वापस भाई एक्स ए बराबर एक्स बी तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है ही नहीं। हम यहाँ से और देख ले कि एस ए बराबर एस बी है क्या, मैं केवल इतना लिख रहा हूँ एस ए बराबर एस बी, ऊपर एरो नहीं लगाया, इसका मतलब हम उसकी दिशा को यहाँ नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो केवल अगर इतना लिखा है इसका मतलब उसका केवल मान लिख रहे हैं, और केवल मान यहाँ दोनों का क्या है, बराबर है। तो ये कथन तो यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि एस ए बराबर एस बी है, मतलब विस्थापन का जो मान आ रहा होगा वो मान केवल बराबर है। अब और वेक्टर फॉर्म में इसको लिखें एस ए बराबर एस बी, दोनों वेक्टर मान तो बराबर है लेकिन इसकी डायरेक्शन ये है और दूसरी पोजीशन की डायरेक्शन ये है, तो दोनों की डायरेक्शन बराबर नहीं है, इसलिए ये जो लिखा है मैंने एस ए बराबर एस बी ये सही नहीं होगा। ये सही है कि विस्थापन का जो मान है वो दोनों पोजीशन के लिए बराबर है, लेकिन विस्थापन दोनों का बराबर नहीं है क्योंकि दिशा बराबर नहीं है। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि विस्थापन क्या है, दूरी क्या है। मैंने अलग अलग 3 एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को समझा दिया। पहला बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लिया था केवल एक डायरेक्शन में, फिर अलग ले लिया, और अब एक साइक्लिक पोजीशन में हम लोगों ने इस चीज़ को देख लिया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर इस यहाँ तक जो भी पार्ट है कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिए इसके नीचे, और जो भी हमारी टेक्निकल जो भी लोग इसको देख रहे होंगे वो मेरे तक इस चीज़ को पहुँचा देंगे। आगे देखिए, तो हम लोगों ने 2 पार्ट
पॉइंट इसमें देख लिए हैं विस्थापन और दूरी के बारे में। नेक्स्ट पार्ट पर हम पहुंच रहे हैं वेग और चाल, उन दोनों चीज़ों को देखेंगे अब क्या होगा, चाल और वेग। तो चाल को हम लिखेंगे केवल v से और वेग को लिखेंगे v और वेक्टर से। तो अब एक एक दो बार मैं लिखूंगा चाल है वेग है, लेकिन बाद में सिर्फ ये पॉइंट ये v वेक्टर v ऐसे लिखना स्टार्ट कर दूंगा। तो हमें समझना है संकेतों में इन चीज़ों को क्या करना है, क्योंकि बार बार ये चीज़ यूज नहीं होगी और बहुत सारी बार एग्जाम में हमें डायरेक्ट नाम ना लिख के ये लिख दिया जाए, तो हमें समझना होगा कि इन चीज़ों का अर्थ क्या है। चलिए चाल, पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं, वही से हम इसी प्रोसीजर से चलेंगे हम हमेशा इसी प्रक्रिया से कि पहले हम क्या देखेंगे, जो पॉइंट होगा उसके बारे में जितनी थ्योरी हमें पहले समझनी है वो, उसके बाद उस पर एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पुट होगा उस प्रकार के एग्जाम्पल भी हम उसके साथ करते चले जाएंगे। देखो चाल क्या है, चाल कोई भी वस्तु आ जाएगा, कोई वस्तु कितनी तेज चल रही है ये। और वैसे अगर परिभाषा से देखें तो मैं सिंपल इसका अर्थ समझा रहा हूँ, कोई वस्तु कितनी फास्ट चल रही है वही उसकी क्या रहेगी, चाल रहेगी। लेकिन वैसे अगर देखना है तो हम फॉर्मूला जानते ही हैं कि चाल बराबर कितना होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ से कि इकाई समय में तय की गई दूरी का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा, चाल के बराबर होगा। लेकिन हमें जब भी क्वेश्चन करने होंगे तब ये ध्यान रखना है कि चाल पूछा है, इसका मतलब हमें ये बताना है कि वो वस्तु कितनी स्पीड से चल रही है, कितनी फास्ट चल रही है। वेग की बात करें तो फॉर्मूला लिखेंगे, तो वेग का फॉर्मूला जो भी बनेगा वो बन जाएगा विस्थापन बटे समय। मेरे हिसाब से हम लोगों ने विस्थापन देख लिया अच्छे से, दूरी देख ली, समय वाली कोई दिक्कत है ही नहीं, तो ये दोनों चीज़ें आसानी से हमारे क्लियर हो जाएंगी। अब देखें अगर केवल सीधे अर्थों में देखना है तो क्या होगा, वेग का मतलब क्या होगा, वेग का मतलब ये हो जाएगा कि कोई वस्तु कितनी तेज चल रही है, ये तो आएगी सेम जो चाल वाला पार्ट है। और प्लस में इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी, वो ये कि उसकी दिशा भी हमें बतानी होगी, वो किस दिशा में चल रही होती है। जैसे मैंने डायरेक्ट ये बोल दिया कि एक कार जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो चल रही है, यहाँ मैंने उसका क्या बताया है, चाल का मान बताया। लेकिन यही मैं बोल दूँ कि एक कार जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा में चल रही है, तो साथ में दिशा को प्रदर्शित किया है, तो दिशा जब भी साथ आएगी तब तो वो क्या होगा, उसका वेग होगा। और चाल जो होगी वो क्या होगी, केवल और केवल मान उसको हम आ जाएगा। अब देखें दूरी और विस्थापन, ये फॉर्मूले हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है इन चीज़ों को भी क्या क्या होते हैं। देखो अब एक चीज़ समझिए हम यहाँ से, मान लो ये लिखा है मैंने v, ये मैंने लिख दिया v, ये चाल और ये वेग, इसमें हम दिशा साथ के साथ प्रदर्शित कर रहे होंगे। पहले मैं औसत चाल के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। औसत चाल क्या होती है और औसत वेग क्या होता है। जैसे मान लो हम सपोज कर ले कि चलना स्टार्ट किया है किसी गाड़ी ने, तो चलना तो बिल्कुल जीरो से करेगी और धीरे धीरे बढ़ के उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे, 70 किलोमीटर प्रति घंटे। तो औसत का मतलब ये होगा कि स्टार्ट से लेके एंड तक, जैसे यहाँ से हमें कहीं जाना है तो जहाँ तक हमें पहुँचना है उस पोजीशन पर पहुँच के हम स्टार्ट से लेके लास्ट में क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब ये तो नहीं बोलेंगे ना कि हमारी स्पीड उसमें जीरो थी, पूरी जर्नी के दौरान हमारी जो एवरेज आएगा, जैसे मान लो हम लोगों ने 300 किलोमीटर की यात्रा करनी है, वो हमने 6 घंटे में कर ली, तो 300/6 का भाग दे देंगे, 50 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। तो वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे जो है वो हमारा, ऐसा नहीं कि हमने स्टार्ट से 50 किलोमीटर प्रति घंटे स्टार्ट किया और लास्ट में 50 किलोमीटर प्रति घंटे ही आया है, लेकिन वो हमारा एवरेज मान है कि पूरी यात्रा के दौरान वो कितना रहा है, तो ये एवरेज मान रहेगा।
तो औसत चाल जो होगी, अब औसत को लिखना है, देखो ऐसे लिखना है हमें, ये साइन और इसके अंदर v मैंने लिख दिया, ये क्या होगा औसत चाल। यहां देखें v लिखेंगे सेम और लेकिन डायरेक्शन यहाँ लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, औसत वेग हो जाएगा। तो इन दोनों के फॉर्मूले हमारे पास क्या हो जाएंगे, औसत चाल तो होगी कुल दूरी, भाई हमने जहाँ से चलना स्टार्ट किया है और एंडिंग तक कुल दूरी बटे कुल समय, कितना समय हमें लगा है, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम जो आ जाएगा। औसत वेग की बात करें तो यहाँ कितना आ जाएगा, कुल विस्थापन बटे कुल समय, के दोनों के फॉर्मूले आ जाएंगे। अब इसमें हमने कुछ भी अभी तक नया नहीं देखा है, क्योंकि दूरी के बारे में पहले से जानते हैं, विस्थापन के बारे में पहले से जानते हैं। ये मान हमारे पास आ गया एवरेज, इसको लिखेंगे तो ये जो भी साइन लगा होगा वो एवरेज का आएगा, कि स्टार्ट से लेके लास्ट तक हमारा का है, यही भी एवरेज, तो ये हो जाएगा औसत वेग और औसत चाल के बारे में। आप लोगों ने लिख लिया होगा शायद इसके साथ। मैं अब इन चीज़ों को मिटा रहा हूँ, यहाँ से जो एक अच्छी चीज़ बनेगी उस चीज़ के बारे में मैं लिख रहा हूँ। देखो मैंने लिख लिया v बराबर 0 है, या वेक्टर में लिखा है ये भी 0 आ गया, या एवरेज मान लिख रहा हूँ, ये क्या है औसत चाल, ये भी 0 है, और औसत वेग ये भी 0। हमें इन चीज़ों का मीनिंग समझना है। भाई v बराबर 0 है इसका मतलब क्या है, v वेक्टर बराबर 0 है इसका मतलब क्या है, ये एवरेज 0 है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अलग अलग तरीके से। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हमें इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझना है। देखो v बराबर 0 है, वेग 0 है, इसका मतलब जो वस्तु है वो क्या है, स्थिर अवस्था में है, चाल 0 है। वेग 0 है इसका मतलब भी वस्तु जो हमारी है वो क्या है, स्थिर अवस्था में। ठीक है, अब देखिए समझिए इसको, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लेते हैं हमने ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर किया है, जैसे खाने वगैरह का कोई सामान ऑर्डर किया है, तो वो जो ऑर्डर लेके हमारा आ रहा होगा कोई व्यक्ति, वो मान लेते हैं उसने चलना स्टार्ट किया अपनी जगह से और बीच में आके सिग्नल पे वो रुका है, बीच में आके सिग्नल पर रुका है, तो मान लो उस पोजीशन पर हम देखें, सिग्नल पर रुका है तो उस टाइम पर उसकी चाल कितनी है, 0 है, वेग भी उसका कितना है, 0 है, लेकिन चाल उसकी 0 है, इसका मतलब हम ये नहीं कह पाएंगे वो चला ही नहीं है। जिस पोजीशन की हम बात कर रहे होंगे, किसी टाइम विशेष की बात कर रहे होंगे, तो उस पर पोजीशन पर उसका चाल 0 है, इसका मतलब उस पोजीशन पर वस्तु स्थिर है। हम ये नहीं कह सकते उससे पहले चली है या नहीं चली, बाद में चली है या नहीं चली, इस चीज़ के बारे में हमें कुछ नहीं पता होगा। लेकिन जिस टाइम की हम बात कर रहे होंगे उस टाइम पर चाल 0 है, इसका मतलब उस पोजीशन पर वस्तु क्या है, स्थिर अवस्था में है। यही सेम चीज़ हमारी ये रहेगी कि अगर वेग 0 है इसका मतलब जिस टाइम विशेष की हम बात कर रहे हैं तो ये वहाँ वो वस्तु स्थिर अवस्था में है। अब देखिए औसत मान 0 है, इसका मतलब ये है अभी तक वस्तु ने चलना स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक चलना शुरू नहीं किया है। यहां क्या था कि जिस टाइम की हम बात कर रहे थे उस टाइम पर वस्तु स्थिर अवस्था में थी, लेकिन एवरेज अगर 0 है इसका मतलब वस्तु ने चलना प्रारंभ ही नहीं किया। जैसे जो ऑर्डर लेके आ रहा है व्यक्ति, वो रेस्टोरेंट पर वेट कर रहा है ताकि सामान तैयार हो जाए, वो लेके चले, तो अभी वो चला नहीं है, चलेगा, तो उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, कोई भी गति उसकी नहीं हुई है, तब हम बोल सकते हैं कि उसका एवरेज मान क्या है, 0 है। अब देखें एवरेज, ये चाल 0 है, एवरेज वेग की हम बात करेंगे, औसत वेग की अगर बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, या तो वस्तु ने अभी चलना प्रारंभ नहीं किया है, या तो चलना शुरू नहीं किया है, शुरू नहीं किया है, या क्या हो सकता है इसमें, या स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ गया। जैसे मान लो जो व्यक्ति ऑर्डर लेके आया था वो ऑर्डर देख के वापस अपने रेस्टोरेंट तक पहुंच गया है, तो अपने स्टार्टिंग पोजीशन पर वापस पहुंच गया है, तब भी क्या होगा, उसका औसत वेग 0 होगा। जैसे औसत वेग का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था, कुल विस्थापन बटे
कुल विस्थापन बटे कुल समय था, टोटल टाइम हमारे पास था। तो देखें भाई ऑर्डर देके अगर वो अपनी पोजीशन पर वापस चला गया है अपने स्थान पर, तो उसका विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। और विस्थापन अगर कुल विस्थापन 0 हो गया तो उसका मान भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब चारों पॉइंटों को हमें अलग अलग देखना है। अब इस एक एग्जाम्पल के थ्रू हम याद रख सकते हैं इस चीज़ को कि अगर व्यक्ति किसी टाइम विशेष पर अगर स्थिर अवस्था में है तो हम बोल सकते हैं उस पोजीशन पर उसकी चाल कितनी, 0 है, वेग भी 0 है। लेकिन एवरेज चाल 0 है, औसत चाल 0 है, इसका मतलब ये होगा सिर्फ कि वस्तु ने चलना प्रारंभ नहीं किया है अभी तक। लेकिन औसत वेग 0 है, इसका मतलब या तो वस्तु ने चलना प्रारंभ नहीं किया है या वस्तु अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस चली गई है, उसका विस्थापन टोटल 0 हो चुका है। ये चीज़ यहाँ तक आ जाएगी। अब ये हमने समझा है। एग्जाम्पल और ले लेते हैं इस चीज़ पर कि कब कब इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारी बार इन चीज़ों पर पूछा जाता है, औसत वेग और औसत चाल पर वो बार बार क्वेश्चन पूछता है और हम कंफ्यूज होते हैं। देखें, मैं ये मान लेता हूँ ये सूर्य है और इसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही होती है। पृथ्वी ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया था और अब इस पोजीशन पर वापस आ गई है, इसी पोजीशन पर वापस आ गई है। तो बताना है कौन सा कथन सत्य है। एजुकेशन इसको लिख ले, कौन सा कथन सत्य है। मैं पहला लिख रहा हूँ v बराबर 0 है, दूसरा ऑप्शन ये 0 है, तीसरा पॉइंट में लिख लेता हूँ ये 0 है और चौथा पॉइंट मैंने लिख दिया है v वेक्टर 0 है। हम देखें इसमें, देखो v बराबर 0 है, इसका मतलब वस्तु स्थिर अवस्था में है। क्या पृथ्वी यहाँ के रुक जाएगी? पृथ्वी लगातार चलती रहती है, तो ये कथन तो गलत हो जाएगा हमारा। वेग 0 है, इसका मतलब वस्तु स्थिर में है, पृथ्वी स्थिर अवस्था में है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। देखो क्या है, एवरेज चाल 0 है, एवरेज चाल 0 है, इसका मतलब वस्तु ने चलना प्रारंभ नहीं किया है। क्या पृथ्वी ने यहाँ चलना प्रारंभ नहीं किया, एक राउंड लेके आ गई है वापस, अब वापस भी नहीं रुकेगी, तो एवरेज चाल, औसत चाल 0 है, ये कथन भी यहाँ गलत हो गया। औसत वेग 0 है, औसत वेग 0 होने का मतलब क्या होता है, या तो वस्तु ने चलना प्रारंभ नहीं किया है, तो वस्तु ने चलना तो प्रारंभ कर दिया है, लेकिन दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, वस्तु ने अपनी प्रारंभिक स्थिति पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ चुकी है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ चुके हैं, इसका मतलब केवल और केवल ये कथन इसमें सही होगा, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे, हमारे गलत हो जाएंगे। और एक इस चीज़ में ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार एवरेज मान आ रहा होता है और वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाती है, तो उस अवस्था में हमेशा और हमेशा क्या होगा, उस वेग का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। देखो ये मैंने साइक्लिक ले लिया, अब सरल रेखीय गति का एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखो देखिए, मैं ये मान लेता हूँ ये कोई स्थिति है, इस स्थिति से किसी व्यक्ति ने चलना स्टार्ट किया और वो मान लेते हैं 40 मीटर जा रहा है। यहाँ से जाने के बाद वो यहाँ से इस प्रकार इस डायरेक्शन में 30 मीटर और चला है, पहले ऊपर की तरफ फिर इस डायरेक्शन में चला है, और जो चल रहा है उसमें लगातार उसकी जो चाल है वो 2 मीटर प्रति सेकंड है। चाल क्या है उसकी, 2 मीटर प्रति सेकंड है। तब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि उसके औसत चाल का मान कितना है, औसत वेग का मान कितना है। यही हम बढ़ गए हैं इसमें, औसत चाल का मान कितना है और औसत वेग का मान कितना है। तो औसत चाल का जो मान है वो कितना होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ से 40 ये गया है और ये, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 70 हो जाएगी। नीचे लिखना है हमें कुल समय, लेकिन समय तो हमारे पास है नहीं। तो देखो अगर वो 2 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है तो 40 मीटर की दूरी तय करने में यहाँ उसे कितना टाइम लगेगा, 20 सेकंड का टाइम लगेगा। और ये अगर 2 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है तो ये 30 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा, 15 सेकंड लगेगा। तो ये 20 सेकंड और ये 15 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 20 और 15 35 हो गया। तो ये आ जाएगा 35, डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड से आ गया। ठीक है,
और वैसे हम नॉर्मल इस चीज़ को सोच ही सकते हैं भाई, औसत चाल के रूप में, औसत चाल जब वो लगातार 2 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है तो औसत चाल तो यही रहेगी। लेकिन चलिए अभी अगर नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे ये चीज़ें सेटअप होती चली जाएंगी। औसत वेग और देखें, औसत वेग में क्या होगा, कुल विस्थापन बटे कुल समय। अब कुल विस्थापन हमें निकालना है और विस्थापन क्या होगा, इस प्रारंभिक पॉइंट से ये जो हमारा अंतिम पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों के बीच की सीधी दूरी करेगा। तो ये 40 है और ये 30 है। मेरे हिसाब से आपको पाइथागोरस प्रमेय से ये निकालना आता होगा, ट्रिपलेट याद होगा कि ये 3 ये 4 ये कितना होता है 5, तो ये 30 ये 40 और ये कितना होगा 50। अगर किसी को नहीं पता है तो निकाल लेना इसको, कितना मान आ जाएगा 40 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर, 1600 और 900 2500 हो जाएगा। 2500 का रूट लोगे तो आप कितना आ रहा होगा, ये 50 आ रहा होगा। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा शायद ये डाटा आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे यहाँ से। तो कुल विस्थापन का जो मान आया है वो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ 50 आ गया, ये मान आ गया 50। और टाइम कितना लगा है, टाइम हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक उसे जाने में कितना टाइम लग रहा है, 35 मिनट का टाइम लग रहा है। 5 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 10/7, ये भी कितना आएगा मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो औसत चाल का जो मान आ रहा है वो 2 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है और औसत वेग का मान जो आ रहा है वो 10/7 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है। तो धन्यवाद। यहाँ तक हम लोगों ने, मैं वापस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या देखा है आज। सबसे पहले तो हमने सदिश के बारे में हल्का सा देखा है, बाकी बाद में देखेंगे। गति क्या है इसकी डेफिनेशन देखी है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था विस्थापन क्या है और दूरी क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके बाद हम लोगों ने एक नेक्स्ट पार्ट देखा है वेग और चाल का, वेग और चाल का। तो विस्थापन और वेग दोनों सदिश राशियां, ये दोनों अदिश राशियां हैं। विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक और अंतिम पॉइंट के बीच की सीधी दूरी। दूरी क्या होगी, टोटल तय किया गया पथ होगा। चाल का मतलब क्या है, कितनी स्पीड से चल रही है, कितना फास्ट कितना धीरे वो है। औसत वेग का मतलब कितना फास्ट या स्लो है, उसके साथ साथ हमें क्या पता होना चाहिए, दिशा का भी पता होना चाहिए। ये 4 हमने देखे। कोई भी दिक्कत इस पार्ट में आ रही है तो एक बार दोबारा देखिए इस चीज़ को, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और मैंने बहुत बढ़िया लेवल तक इस चीज़ को करने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो भी हमारा पार्ट रहेगा उसमें हम त्वरण के बारे में देखेंगे, बल के बारे में देखेंगे, वो चीज़ें हम आगे कनेक्ट करते जाएंगे। लेकिन यहाँ तक इसको देखिए जितनी बार आप देख सकते हैं, और कोई भी दिक्कत इसमें नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि बेस यही है। बेस में अगर दिक्कत है तो आगे दिक्कत आती चली जाएगी। फिर जिन चीज़ों को क्लियर कर लो, इसी प्रकार हम चलेंगे धीरे धीरे। ऐसे ही हल्का सा पार्ट उठाएंगे, उस चीज़ को देख रहे हैं। अगर बेस हम लोग इस प्रकार बिल्ड करते जाएंगे तो हम धीरे धीरे, हमें पता ही नहीं चलेगा, हम बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे, बहुत बढ़िया लेवल तक। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का।